U137 हिंदी। अध्याय 1361, अध्याय 763 कारागार _2। अशिन वॉर्ड संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मारने का साहस करना। शायद वे अत्यधिक रक्तपिपासु होने के कारण दानव तकनीक सीख चुके हैं, या फिर उन्हें विश्वास है कि अशिन वॉर्ड संप्रदाय के किसी बुजुर्ग की हत्या करने के बाद भी वे कोई निशान छोड़े बिना उसे छुपा सकते हैं। या शायद उनका कथानक इतना महत्वपूर्ण है कि अशिन वॉर्ड संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मारना भी महत्वहीन है। जून जियो ने भौहें चढ़ा दी। मो हुआ ने सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में हलचल महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। 10,000 राक्षसों की घाटी में कुल 3 गोल्डन कोर दानव कल्टीवेटर बुजुर्ग हैं। एक का हाथ अशिन वॉर्ड संप्रदाय के एल्डर शांगुआन द्वारा काट दिया गया था। अन्य 2 को भी एल्डर जून ने रोक लिया, जिससे वे घाटी में वापस लौटने का साहस नहीं कर सके। तो क्या इसका मतलब यह है कि वर्तमान 10,000 राक्षसों की घाटी में एक भी स्वर्ण कोर नहीं है? मो हुआ हैरान रह गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने भाग्य और दुर्भाग्य का निर्धारण करने के लिए तांबे के सिक्के के साथ स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग किया, तो इससे महान भाग्य प्राप्त हुआ। पता चला कि 10,000 राक्षसों की यह घाटी एक खाली खोल है। मो हुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। 10,000 राक्षसों की यह विशाल घाटी, जिसमें कोई स्वर्ण कोर दानव साधक मौजूद नहीं है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कानूनविहीन हो सकता हूं? फिर वह रुका और अपना सिर हिलाया। बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हो सकते, फिर भी सावधानी से काम करने की जरूरत है। 10,000 राक्षसों की इतनी बड़ी घाटी, इतने सारे राक्षस साधकों को अभी भी थोड़ा सम्मान दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन इस बारे में बात करते हुए, चूंकि वहां कोई गोल्डन कोर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं अपने कार्यों के साथ थोड़ा बोल्ड हो सकता हूं। बाद में मोहुआ को स्थिति का मोटे तौर पर अंदाजा हो गया। उसने अपना सिर हिलाया, फिर जुन जियो को संदेश भेजा। बड़े भाई, चिंता मत करो, मैं पहले चुपचाप स्थिति का जायजा लूंगा। हालांकि जुन जियो नहीं चाहता था कि मोहुआ जल्दबाजी में कोई कदम उठाए, लेकिन स्थिति को देखते हुए मोहुआ 10,000 राक्षसों की घाटी में एकमात्र अंडरकवर एजेंट था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो स्थिति गतिरोध पर बनी रहेगी। सावधान रहना और मुझे स्वर्गीय तने और सांसारिक शाखाओं के नंबर समय पर भेजना याद रखना, जुन जियो ने फिर से गंभीरता से जोर दिया। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। बातचीत समाप्त होने के बाद मोहुआ ने ताइक्सु टोकन को एक तरफ रख दिया और वर्तमान स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले लिटिल वुड और लिंग हक्सियाओ को बचाना आवश्यक था। आखिरकार एक मायने में ये दोनों मेरे साथी हैं। बेशक लिंग हक्सियाओ अभी तक गिनती में नहीं है, वह काफी घमंडी और दिखावटी है, लेकिन लिटिल वुड मुझे सीधे तौर पर भाई मो कहता है और मेरे लिए तलवारें भी चलाता है। मैं उसे किसी भी तरह पीछे नहीं छोड़ सकता। जहां तक सोन जियान का सवाल है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें कैसे बचाया जाए। मो हुआ ने नीचे देखा। ये रक्त पत्थर से निर्मित एक विशाल जेल है जो कई कक्षों में विभाजित है। लिटिल वुड और अन्य 2 अपने अपने कक्ष में। इसके अलावा जेल में कोई अन्य लोग या राक्षस साधक नहीं है। मो हुआ ने सोचा, ऐसा लगता है कि इन तीनों की पहचान विशेष है, इसलिए उन्हें विशेष सुविधा दी गई है और अलग थलग रखा गया है। ये जेल विशेष परिष्कृत लोहे से बनी है, जिस पर जटिल संरचनाएं उत्कीर्ण हैं, तथा बाहर राक्षस साधकों द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है, जो अत्यंत सुरक्षित है। मो हुआ के लिए जटिल संरचनाएं कोई बड़ी बात नहीं है, और रक्षक राक्षस साधकों से निपटना असंभव नहीं है। लेकिन भले ही संरचनाएं तोड़ दी जाएं और द्वार खोल दिए जाएं, और बाहरी राक्षस साधकों का ध्यान रखा जाए, फिर भी लिटिल वुड और उन दोनों को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। 10,000 राक्षसों की घाटी की संरचना जटिल और कठोर है। जेल के बाहर कौन जानता है कि कितने राक्षस साधक हैं। फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज में हम में से कुछ लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को भी बलपूर्वक बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसके अलावा 10,000 राक्षसों की घाटी का बड़ा द्वार बंद कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति में कुछ जीवित लोगों की तो बात ही छोड़िए, एक मच्छर भी बाहर नहीं उड़ सकता। मो हुआ ने हल्की सी आह भरी। ऐसा लगता है कि मुझे इसकी योजना अधिक सावधानी से बनानी होगी। जेल के अंदर लिटिल वुड और अन्य 2 अभी भी बेहोश थे। यह मूर्ख सुंदर सोंग जियान अपनी स्थिति से पूरी तरह अनजान होकर लार टपकाता हुआ था। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने स्थिति का आकलन करने के लिए पहले बाहर जाने का निर्णय लिया।
संपूर्ण जेल हालांकि बहुत तंग दिखती है, अंततः एक गुफा से खोदी गई है जिसमें कई दांतेदार पत्थर के स्तंभ और असमान चट्टानी दीवारें हैं। मूव हुआ फिर चट्टानी दीवारों पर दबाव डालते हुए एक टैबी बिल्ली की तरह छत के साथ साथ बाहर की ओर हाथ और पैरों से चढ़ गया। सिवाय इसके कि यह टैबी बिल्ली अदृश्य है, संरचनागत बाधाओं का सामना करते हुए महुआ ने सहजता से उन्हें दूर कर दिया। 10,000 राक्षसों की घाटी बहुत विशाल है, इसलिए इस तरह की किनारे की संरचनाएं बहुत उच्च श्रेणी की या बहुत जटिल नहीं होंगी, अन्यथा लागत बहुत अधिक होगी। संरचनाओं को निष्क्रिय करने और बाहर तक पहुंचने के बाद महुआ की आंखें सिकुड़ गईं। जब वह वहां पहुंचा तो एक ताबूत के नीचे छिपा हुआ था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब आंखें खोलकर उसे एहसास हुआ कि वह एक विशाल राक्षस जंगली जेल में है। लिटिल वुड और अन्य दो को जिस जेल में रखा गया था वह संपूर्ण ग्रैंड मॉन्स्टर बीस्ट जेल में केवल एक कोठरी थी। यह विशाल कारागार भयावह पहाड़ी पत्थरों से युक्त घने राक्षस क्यूई से भरा हुआ, रक्त के धुंध में लिपटा हुआ अनगिनत राक्षस जानवरों को रखता था। ये राक्षस जानवर जंजीरों से बंधे हुए संरचनाओं से सीलबंद प्रत्येक कोशिका में कैद हैं। राक्षस जानवरों के अलावा विशाल कारागार में राक्षस साधकों को भी बंद कर दिया गया था। कभी कभी कोशिकाओं के बीच राक्षस साधकों की दर्दनाक कराह की आवाजें सुनाई देती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन राक्षस साधकों ने गलतियां की थीं, उन्हें हिरासत में लिया गया था तथा उन्हें दंड दिया गया था। उनके शरीर को या तो जहरीली सुइयों से चुभाया गया था, या फिर लोहे की गोलियों से जलाया गया था, या फिर चाकुओं और कुल्हाड़ियों से काटा गया था। यातना के उपकरण काफी विविध थे। बस सोचिए, मेरे फॉर्मेशन पनिशमेंट बोर्ड की तुलना में कौन सा बोर्ड अधिक दर्दनाक है, मोहुआ ने चुपचाप सोचा। तभी उन्हें लेटर टोकन से प्राप्त एक संदेश याद आया। यदि आप दलबदल करने का साहस करते हैं तो आपको दानव शोधन आरेख के लिए बलिदान कर दिया जाएगा। 10,000 राक्षसों द्वारा कुतरने की पीड़ा सहनी होगी, दिव्य आत्मा का विनाश होगा। ये दानव शोधन आरेख एक सजा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मोहुआ कुछ उलझन में था। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि ये दानव शोधन आरेख कहाँ स्थित है। वह लंबे समय से भूखा था और 10,000 राक्षसों द्वारा कुतर दिए जाने की पीड़ा का अनुभव करने के लिए काफी उत्सुक था, और ये देखने के लिए कि इस दानव शोधन आरेख में किस प्रकार के राक्षस प्रेत थे। संपूर्ण 10,000 राक्षस कारागार विशाल था, जिसमें कभी कभी राक्षस साधक गश्त लगाते रहते थे। मोहुआ बहुत देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच सका। यहाँ नया था, हर चीज से अपरिचित था और उसे राक्षस साधकों से छिपना पड़ता था, इसलिए वह कुछ हद तक हतप्रभ होकर इधर उधर भटकता रहा। जहां तक संरचनाओं का प्रश्न है, 10,000 राक्षसों की पूरी घाटी में संरचनाओं की एक सख्त व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ की जेल कई छोटी छोटी कोठरियों में विभाजित थी, जिनकी संरचना अपेक्षाकृत स्वतंत्र थी। थोड़े समय में मोहुआ को 10,000 राक्षसों की घाटी की संरचना को उलटने के लिए संरचनाओं के लेआउट से शुरू करना मुश्किल लगा। थोड़ा परेशानी भरा, मोहुआ ने मन ही मन आह भरी। उसके पास अपने कदम पीछे खींचने और प्रारंभिक जेल की कोठरी में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोठरी के अंदर लिटिल वुड और लिंग हक्सियाओ पहले से ही जाग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ घबराहट थी। जाहिर तौर पर उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था, वे अब कहाँ हैं या ये जगह कहाँ है। लिटिल वुड ने पीले चेहरे के साथ लिंग हक्सियाओ को देखते हुए कहा, भाई लिंगू, ये जगह कहाँ है? लिंग हक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। उनका चेहरा ठंडा था, लेकिन उनकी आंखों में हल्की घबराहट थी, जो केवल शांति का दिखावा करने में कामयाब रही। फिर उन्होंने पूछा, जूनियर भाई म्यू, क्या आपको कुछ याद है? ओयांग म्यू ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं संप्रदाय में साधना कर रहा था, फिर थोड़ी देर तलवार गढ़ी, खाना खाया, शिष्य निवास में आराम किया, थोड़ी झपकी ली, और जब आंखें खुली तो मैं यहाँ था। लिंग हक्सियाओ ने भौहें चढ़ाईं। ओयांग म्यू ने पूछा, वरिष्ठ भाई लिंगू, आप यहाँ कैसे पहुंचे? लिंग हक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और हल्की सी आह भरी, किसी ने मुझे एक पत्र दिया जिसमें कहा गया था कि तुम मेरे लिए एक आत्मा तलवार बनाने के लिए अकेले ही रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में गए थे, और फिर तुम गायब हो गए। मुझे शक तो हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी पुष्टि कैसे करूं, इसलिए मैं शोधन दानव पर्वत पर देखने गया। लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही मैं पर्वत पर पहुंचा, मेरा सामना कुछ राक्षस साधकों से हो गया। मैं उन्हें हरा नहीं सका। लिंग हक्सियाओ को थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई और उसने आह भरी, आखिरकार मुझे उनके द्वारा पकड़ लिया गया, और जब मैं उठा तो मैं यहाँ था।
ओयांग म्यू ने क्षमा याचना करते हुए कहा, माफ करना भाई लिंगू को जाल में फंसाना मेरी गलती है। लिंग हक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया, यह मेरी अपनी मूर्खता है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस अनिश्चित। लिंग हक्सियाओ ने भौहें चढ़ाईं, हम दोनों को पकड़कर इन राक्षस साधकों का क्या इरादा है। इससे पहले जब वह राक्षस साधकों के हाथों में था तो उसने सोचा कि यह सिर्फ दुर्भाग्य है। अब इस बारे में सोचने पर ऐसा लगता है कि यह किसी की पूर्व नियोजित योजना थी कि उसे और जूनियर ब्रदर म्यू को बंधक के रूप में पकड़ा जाए। सिर्फ दो ही नहीं, ओयांग म्यू ने कहा। लिंग हक्सियाओ आश्चर्यचकित रह गया। ओयांग म्यू ने बगल वाले सेल की ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है वहां एक और है। तभी लिंग हक्सियाओ ने देखा कि उनके कमरे से अलग कमरे में भूसे के एक अस्त-व्यस्त ढेर के बीच एक और व्यक्ति लेटा हुआ था। इस समय सोंग जियान अंततः जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली, चारों ओर देखा और तुरंत चिल्लाया, कौन बदमाश मुझ पर चुपके से हमला करने की हिम्मत कर सकता है और मुझे इस टूटी फूटी और बदबूदार जगह पर ला सकता है। क्या आप मेरी पहचान नहीं जानते? मैं सेवक गोल्ड संप्रदाय का शक्तिशाली गीत हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, उसने अचानक ओयांग म्यू और लिंग हक्सियाओ को अपने बगल में देखा। सोंग जियान ने भौहें चढ़ाईं, आप लोग कौन हैं? उन्होंने अपने दिन सेवक गोल्ड संप्रदाय में बिताए, अपने मित्रों के साथ प्रभावशाली महसूस करते हुए। उन्हें ये याद नहीं रहता था या परवाह नहीं होती थी कि कौन से शिष्य अन्य संप्रदायों से संबंधित हैं। इसलिए वह ओयांग म्यू और लिंग हक्सियाओ को नहीं पहचान पाया। बेशक दूसरे संप्रदाय का एकमात्र शिष्य जिसे वह लगातार याद करता है वह है मुहुआ, जिसके प्रति उसके मन में प्रतिशोध है, नष्ट हो चुकी तलवारों का द्वेष, एक अपूरणीय प्रतिद्वंद्विता। अगर मुहुआ भी राख में बदल जाए तो भी वह उसे पहचान लेगा। ओयांग म्यू ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं हूं। इससे पहले कि वह समाप्त करता, लिंग हक्सियाओ की निगाहें ठंडी हो गईं। सोंग जियान को देखते हुए, क्या आप एक सेवक गोल्ड संप्रदाय के बदमाश हैं? लिंग हक्सियाओ, जिसके राक्षसों को रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में सेवक गोल्ड संप्रदाय द्वारा चुरा लिया गया था, उनके प्रति नाराजगी रखता था। स्कमबैग शब्द सुनते ही सोंग जियान का गुस्सा भड़क उठा। तुम कौन हो जो मेरे सेवक गोल्ड सेक्ट को नीची नजर से देखने की हिम्मत कर रहे हो? लिंग हक्सियाओ ने तुरंत कहा, तुम्हारा सेवक गोल्ड संप्रदाय ऊपर से नीचे तक सिर्फ गंदगी से भरा है। तुम्हें कबाड़ कहना तुम्हारी तारीफ है। सोंग जियान ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, काश मेरी तलवार हाथ में होती। ये बात कहते ही उसका हृदय पुनः पीड़ा से भर गया। उसकी तलवार केवल उसकी पहुंच से बाहर नहीं थी, उसे उस नीच व्यक्ति ने छीन लिया था और नष्ट कर दिया था। सोंग जियान ने अपने गुस्से को दबाते हुए गहरी सांस ली और आगे कहा, अगर मेरे पास मेरी तलवार होती तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से मेरी सेवक गोल्ड तलवार जुए की शक्ति का स्वाद चखाता। सेवक गोल्ड स्वॉर्ड जुए। लिंग हक्सियाओ ने ठंडे और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, यह तो बस मुर्गे की तलवार की तकनीक है। सेवक गोल्ड सेक्ट का जो कबाड़ मेरे हाथ लगा वह 18 नहीं तो 20 जरूर थे। सोंग जियान दंग रह गया। ये युवा इतने मजबूत हैं। क्या पृष्ठभूमि है? घमंड तो होना ही चाहिए। कौन खोखली शेखी नहीं बघारना चाहेगा? युवा और अभिमानी। सोंग जियान पीछे नहीं हटेगा, तुरंत शेखी बघारता हुआ। घमंडी बातें। मैं तुम में से 10 का मुकाबला कर सकता हूं। ये सुनकर लिंग हक्सियाओ बिना किसी क्रोध के शांतिपूर्वक उदासीन रहा और उसने उत्तर दिया, ठीक है, अगर हम बाहर निकल गए तो मैं देखूंगा कि तुम मेरे खिलाफ कितनी चालें चल सकते हो। जब दोनों बहस कर रहे थे, अचानक कोठरी के बाहर से भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। तीनों के दिल धड़क उठे, उन्होंने अपनी सांस रोक ली और चुप रहे। थोड़ी देर बाद जंजीरों की आवाज के साथ संरचना थोड़ी सी हिली, ताला खुल गया और काले वस्त्र पहने एक लंबा राक्षस साधक अंदर आया। उसने तीनों की ओर क्रूरता से देखा और मुस्कुराते हुए अपने नुकीले दांत दिखा दिए। लिंग हक्सियाओ की निगाहें तेज हो गईं। सोंग जियान का दिल कांप उठा। क्या एक राक्षस साधक है? उसका चेहरा, जो पहले से ही पीला था, अचानक और भी सफेद हो गया। अपने पीले चेहरे के बावजूद सोंग जियान ने फिर भी साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? कियान लनिंग स्टेट सीमा के भीतर राक्षस साधक कैसे हो सकते हैं? तुम आखिर क्या चाहते हो? ये जगह कहाँ है? सोंग जियान ने एक ही सांस में पूछा, लेकिन उसके दिल में ठंडक महसूस हुई और उसकी आवाज कांपने लगी। राक्षस साधक ने बिना उत्तर दिए एक भयावह मुस्कान दी। जेल में चारों ओर खून के धब्बे थे और माहौल उदास था। ओयांग म्यू कुछ घबराया हुआ था और लिंग हक्सियाओ की अभिव्यक्ति गंभीर थी।
सोंग जियान ने एक क्षण सोचा और फिर ठंडे स्वर में बोला, मैं सेवक गोल्ड संप्रदाय के सोंग परिवार के प्रत्यक्ष वंश से हूँ। बेहतर होगा कि आप मेरे साथ खिलवाड़ न करें, अन्यथा सोंग परिवार आपको कभी जाने नहीं देगा। ये सुनकर राक्षस साधक ने ठंडे स्वर में उपहास किया, सोंग परिवार अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। उसकी आवाज रात के उल्लू की तरह कर्कश और अप्रिय थी। सोंग जियान हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या नहीं, और फिर गुस्से से उसने शाप दिया, राक्षसी प्राणी, तुम क्या बकवास कर रहे हो। राक्षस साधक ने क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि अपनी आस्तीन से 2 पत्र निकाले और उन्हें सोंग जियान और ओयांगम्यू को सौंप दिया। अपने खून से एक पत्र लिखो। तुम। राक्षस साधक ने अपनी ट्यूमर वाली लाल उंगली को फैलाया, सोंग जियान की ओर इशारा करते हुए, अपने माता पिता को लिखो, उन्हें बताओ कि तुम हमारे हाथों में हो और उन्हें बेहतर व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा अपनी लाश लेने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस साधक ने फिर अपना सिर घुमाकर ओयांगम्यू की ओर देखा। जहां तक तुम्हारा सवाल है। उनका चेहरा काले लिबादे में छिपा हुआ था, जिससे उनकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, लेकिन उनके स्वर में कुछ अर्थ था। अपने भाई को लिखो, उसे समझदार होने दो। ओयांगम्यू दंग रह गया। मुंह हुआ भी शब्दों पर कुछ आश्चर्यचकित था। छोटे वुड का भाई, वरिष्ठ भाई फैंग। उन्होंने सोंग जियान को उसके माता पिता और उनके पीछे रहने वाले सोन परिवार को धमकाने के लिए पकड़ लिया। क्या लिटिल वुड पर कब्जा करना सीनियर भाई फैंग को प्रभावित करने के लिए था? राक्षस साधक ने कहा, समझदार बनो। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने पहले ही सीनियर भाई फैंग से संपर्क किया था, और क्योंकि सीनियर भाई फैंग समझदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने लिटिल वुड को पकड़ लिया और उसके छोटे भाई को बंधक बनाकर उसे समझदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं और फिर लिंग हक्सियाओ की ओर देखा। सोंग जियान और लिटिल वुड दोनों को पत्र लिखना पड़ता है, लेकिन लिंग हक्सियाओ को नहीं। मुंह हुआ ने एक क्षण सोचा और उसे लगा कि यह सही है। लिंग हक्सियाओ में तलवार दाव की अच्छी प्रतिभा थी और संप्रदाय द्वारा उसे बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन उनकी पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं थी, वे लिंगहू परिवार की एक शाखा मात्र थे। उनके साथी शिष्यों के साथ भी दूर के रिश्ते थे। आसपास कोई परिचित करीबी रिश्तेदार नहीं था। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वे धमकी दे सकें। राक्षस साधकों का समूह निश्चित रूप से अशिंग वॉर्ड संप्रदाय के स्वर्ग वॉर्ड पूर्वज को धमकी भरे पत्र देने का साहस नहीं करेगा। ये साहस का सच्चा कार्य होगा। अगर वे अपना होश खो भी दें तो भी शायद वे हिम्मत नहीं करेंगे। जेल में ये निश्चित है कि लिटिल वुड अपने भाई को कोई धमकी नहीं देगा। उन्होंने पत्र को मजबूती से पकड़ रखा था, उनका चेहरा जिद्दी और विद्रोही था। उनका चेहरा लगभग स्पष्ट रूप से कह रहा था, मैं लिखने के बजाय मरना पसंद करूंगा। ओयांगम्यू चुप रहा। उसके बगल में सोंग जियान ने वास्तव में काफी साहस दिखाया। मेरे माता पिता को सलीके से काम लेना। तुम अपने आप को क्या समझते हो? केवल तुम्हारे द्वारा एक छिपे हुए, गंदे, न मानव और न ही राक्षस प्राणी के साथ सोन परिवार को धमकी देना। सोंग जियान ने कठोर शब्दों में शाप दिया। लंबे राक्षस साधक का चेहरा छाया में ढका हुआ था, जिससे वह स्पष्ट था, लेकिन उसका क्रोध स्पष्ट था। एक क्षण बाद वह ठंडे स्वर में हंसा, टोस्ट तो नहीं लूंगा, पर पेनल्टी वाइन पी लूंगा। अगर तुम नहीं लिखोगे तो मैं तुमसे कुछ ले ही सकता हूं। राक्षस साधक से हत्या का इरादा उभर आया। सोंग जियान के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसने अपने चेहरे पर बदबू की लहर महसूस की, फिर अपनी उंगली में तेज दर्द महसूस किया, और जब उसने अंततः प्रतिक्रिया की तो उसने देखा कि उसके हाथ पर खून बह रहा है। एक छोटी उंगली पहले ही कट चुकी थी। फाउंडेशन स्थापना शिखर के क्रूर राक्षस साधक के सामने वह एक लाड़ प्यार से पाला गया फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण परिवार का शिष्य बिल्कुल भी लड़ने की शक्ति नहीं रखता था। सोंग जियान दर्द से कराह उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे से पसीना बह रहा था। ये परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। लिंग हक्सियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। जल्दी से याद दिलाया गया, जूनियर भाई म्यू। ओयांगम्यू कुछ हद तक चकित था। लिंग हक्सियाओ द्वारा याद दिलाया गया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने पीछे हटने का इरादा किया, लेकिन पलक झपकते ही उसने एक लंबा, खून से लथपथ राक्षस साधक को करीब आते देखा। उसकी कलाई में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मानो किसी राक्षस जानवर के पंजे ने उसे जकड़ रखा हो। तभी एक लाल बत्ती चमकी। ओयांगम्यू की छोटी उंगली भी काट दी गई। ओयांगम्यू दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने बिना कुछ बोले अपने होंठ काट लिए। लिंग हक्सियाओ क्रोधित हो गया और ठंडे स्वर में फटकार लगाए, बदमाश।
राक्षस साधक का शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह काला था, उसकी 2 कटी हुई उंगलियां थीं जिनसे खून टपक रहा था। उसने लिंग हक्सियाओ की ओर देखा, उसका स्वर शांतिपूर्ण था, यहां तक कि कुछ हद तक विनम्र भी। मुझे क्षमा करें, मेरे स्वामी, राक्षस साधक ने हल्के स्वर में कहा। लिंग हक्सियाओ का तलवार हृदय अचानक सतर्क होकर कांप उठा। लेकिन वह जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उसके हाथ में तलवार नहीं थी, इसलिए वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था। राक्षस साधक के पास गहन साधना, प्रबल शक्ति और तीव्र गति थी। पलक झपकते ही वह लिंग हक्सियाओ के पास पहुंच गया। बदबू बढ़ गई। एक पल में लिंग हक्सियाओ का छोटा हाथ भी एक छोटे से टुकड़े से कट गया। भयंकर दर्द हुआ, लिंग हक्सियाओ का चेहरा पीला पड़ गया, उसने अपने होंठ भींच लिए, कोई आवाज नहीं की, केवल उसकी निगाहें ठंडी और तेज थीं जैसे राक्षस साधक पर निशाना साधी गई तलवार हो। राक्षस साधक का व्यवहार भी ठंडा और शांत था, लेकिन वह लिंग हक्सियाओ की निगाहों से छिप गया। भयभीत लग रहा था, लिंग हक्सियाओ को बहुत अधिक उत्तेजित करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार लिंग हक्सियाओ के समूह के तीनों सदस्यों की छोटी उंगलियां काट दी गईं। राक्षस साधक ने 3 लकड़ी के बक्से निकाले, प्रत्येक के अंदर कटी हुई उंगलियां रखते हुए शांति से बोला, चूंकि आप पत्र नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं केवल यह अंतिम उपाय अपना सकता हूं और कुछ टोकन ले सकता हूं। ये कहने के बाद उसने 3 चमकती हुई गोलियां निकाली और उन्हें लिंग हक्सियाओं के दल की ओर फेंक दिया। गोली लेने के बाद तुम्हारी उंगलियां वापस उग आएंगी। मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा हूं, अगर आप सहयोग करेंगे तो मुझे परेशानी से मुक्ति मिलेगी, अगर नहीं तो स्वाभाविक रूप से आपको कष्ट होगा, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। ये शब्द तीनों के लिए न होकर अकेले लिंग हक्सियाओं के लिए कहे गए प्रतीत होते हैं। चीजों को समाप्त करने के बाद राक्षस साधक ने ठंडी हंसी निकाली और फिर तीनों लकड़ी के बक्सों को अपनी आस्तीन में डाल लिया, घूम गया और चला गया। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने एक छोटे कद के कुत्ते के सिर वाले राक्षस साधक को बुलाया और गहरी आवाज में आदेश दिया, ध्यान से देखो, कोई गलती मत करो, वरना हम दोनों में से कोई भी इसका परिणाम नहीं भुगत पाएगा। हाँ, कुत्ते के सिर वाले राक्षस साधक ने अपना सिर झुकाया और कहा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक पर लंबे राक्षस साधक ने कुत्ते के सिर वाले राक्षस साधक की ओर गहरी नजर से देखा, उसकी आवाज भारी थी, जरा भी ढिलाई मत करना, वरना मैं तुम्हें राक्षस जानवरों को खिलाने के लिए फेंक दूंगा। ये सुनकर कुत्ते के सिर वाला राक्षस साधक पूरी तरह से कांप गया और तुरंत बोला, हाँ हाँ मैनेजर। मुंह हुआ, जो ऊपर से छुपकर सुन रहा था, ये सुनकर दंग रह गया। ये मैनेजर निकला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने महसूस किया कि इस लंबे और विशाल, लंबी दांत वाले राक्षस साधक की आभा अन्य राक्षस साधकों से भिन्न थी और स्पष्टतः वह उच्च स्तर का था। प्रबंधक राक्षस साधक ने आदेश देने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए जेल की ओर देखा कि वहां कोई समस्या नहीं है, फिर मुड़कर चला गया। कुत्ते के सिर वाले राक्षस साधक ने आदरपूर्वक प्रबंधक को विदा किया और फिर उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने अपना सिर घुमाकर जेल की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति ईर्ष्या और घृणा से भरी हुई थी, वह धीरे से कुछ बुदबुदा रहा था। लेकिन उसने मैनेजर के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। एक बार जेल की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ये पुष्टि की गई कि जंजीरें और संरचनाएं ठीक थीं। पकड़े गए लिंग हक्सियाओ और अन्य 2 को आज्ञाकारी रूप से उनके कक्ष में बंद कर दिया गया। तभी कुत्ते के सिर वाला राक्षस साधक मुड़ा और चला गया। जेल के पास अचानक ही माहौल काफी शांत और खाली हो गया। केवल दूर के अज्ञात राक्षस जानवरों की धीमी दहाड़, अन्य जेलों से राक्षस साधकों की दर्दनाक कराहें के साथ मिश्रित। जेल का माहौल दमनकारी था, मानो यातना स्थान हो। मुंह हुआ ने अनुमान लगाया कि समय लगभग समाप्त हो गया था, इसलिए उसने ताइक्सू टोकन का उपयोग करके एल्डर जून को यूचू शब्द भेजा। इसे भेजने के बाद मोहुआ ने जानबूझकर एक पल के लिए इंतजार किया। उन्हें डर था कि यदि मूल चुंबक कमजोर हुआ और स्वर्गीय सटेम और सांसारिक शाखा संख्याएं नहीं भेजी गईं, तो एल्डर जून लापरवाही से अपना रास्ता बना लेगा और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। संदेश भेजे जाने के बाद मोहुआ ने कुछ देर तक इंतजार किया। जब एल्डर जून ने प्राप्त शब्द भेजे तो मोहुआ ने सिर हिलाया। उसने अपना सिर नीचे करके लिंग हक्सियाओ और अन्य 2 को देखा, सभी के चेहरे पर हार और निराशा के भाव थे। वे उनकी स्थिति को समझते थे। शक्तिशाली राक्षस साधक, खूनी जेल और उनके चारों ओर संघर्ष कर रहे राक्षस जानवरों की रुक रुक कर आने वाली आवाजें, इन सब ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि यह निश्चित रूप से एक क्रूर जगह थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कटी हुई उंगली अभी भी दर्द से तड़प रही थी।
पहले वे या तो कुलीन परिवार के बेटे थे या तलवार दाव प्रतिभावान थे। हालांकि उन्हें कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा था, वे ज्यादातर अपने परिवारों और संप्रदायों के संरक्षण में सुरक्षित रूप से बड़े हुए, कभी भी ताव साधना दुनिया की सच्ची क्रूरता का व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया। अब ये क्रूरता अचानक उनके सामने आ गई, यहाँ तक कि उनके जीवन और मृत्यु में भी बाल भर का अंतर था। कुछ समय तक तीनों को अनुकूलन करने में कठिनाई हुई। सोंग जियान अब शेखी बघारने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह चुपचाप एक कोने में बैठा था, अपनी कटी हुई छोटी उंगली पकड़े हुए। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। ओयांग म्यू की अभिव्यक्ति लकड़ी जैसी थी, उसका दिल बेचैन था। हालांकि लिंग हक्सियाओ की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन वह अंदर से थोड़ा खोया हुआ और बेखबर था। उसके हाथ में पहले से ही तलवार नहीं थी। भले ही उसके पास तलवार होती, फिर भी वह इन राक्षस साधकों का मुकाबला नहीं कर सकता था। कम से कम वह उस लंबे राक्षस साधक को नहीं हरा सकता था जिसने उसकी उंगली काट दी थी, और यह भी नहीं कहा जा सकता था कि इस जेल में संभवतः अन्य शक्तिशाली राक्षस साधक भी मौजूद थे। लिंग हक्सियाओ को आश्चर्य हुआ, उसे अनायास ही वह बात याद आ गई जो उसने पहले मो हुआ से कही थी। इस क्षण उससे एहसास हुआ कि सद्गुण के बिना जीतना, निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध, तलवार दाव अकेला है, जैसे वाक्यांश वास्तव में कितने बचकाने थे। वास्तविक ताव साधना जगत में कोई भी निष्पक्षता की बात नहीं करता, कोई भी आपके साथ तलवारबाजी में प्रतिस्पर्धा नहीं करता। यदि अधिक लोग हैं तो वे कम लोगों को हरा देते हैं, यदि खेती अधिक है तो वे कमजोर लोगों को दबा देते हैं। कोई भी आपसे तर्क पर बात नहीं करता। हारोगे तो हारोगे, मरोगे तो मरोगे। लिंग हक्सियाओ का गर्वित हृदय निराशा की एक परत से ढक गया था। अब उसे पता चला कि वास्तव में क्रूर दुश्मनों के सामने उसकी कथित शक्तिशाली तलवारबाजी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसने सोचा था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी उंगली अभी भी टूटी हुई थी। लिंग हक्सियाओ ने अपने हाथ के पास चमकदार सफेद गोली को छुआ, उसका दिल थोड़ा हिचकिचा रहा था। ओयांग म्यू भी ऐसा ही था, वह गोली लेना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। उनके सारे भंडारण बैग छीन लिए गए थे। अब एकमात्र चीज जो चोट को ठीक कर सकती थी वह थी राक्षस साधक द्वारा दी गई यह गोली। कटी हुई उंगली से लगी चोट मामूली या गंभीर हो सकती है। राक्षस साधक ने केवल अपनी छोटी उंगली काटी थी, राक्षसी शक्ति, बुरी तकनीक या अन्य भयावह तरीकों का उपयोग किए बिना, इसलिए घाव के आसपास का मांस दूषित नहीं हुआ था। यदि गोली तुरंत ले ली जाए तो हड्डियां और मांस पुनः विकसित हो सकते हैं, लेकिन यदि उपचार न किया जाए तो घाव बिगड़ जाएगा, रक्त जम जाएगा तथा घाव पर पपड़ी जम जाएगी तथा छोटी उंगली हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। भले ही बाद में इसे ठीक करने के लिए स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने का सहारा लिया जाए, फिर भी दोष रहेंगे। कटा हुआ हाथ दाहिना हाथ है। तीनों में से एक तलवार चलाने वाला मास्टर है और दो तलवार साधक हैं, इसलिए कम से कम अभी के लिए वे अपने दाहिने हाथ पर बहुत निर्भर हैं। लेकिन आखिरकार गोली राक्षस साधक द्वारा दी गई थी। हालांकि यह ठीक लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसमें कोई शर्त भी है या नहीं। ओयांग म्यू एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीमी आवाज में पूछा, भाई लिंगू, क्या ये गोली ली जा सकती है? ये सुनकर लिंग हक्सियाओ ने भौहें चढ़ाईं, अपना सिर हिलाया और आह भरी। मुझे भी नहीं पता। तार्किक रूप से कहें तो गोली में अजीब गंध नहीं है या इसमें राक्षस क्यों ही नहीं है, इसका रंग शुद्ध है, यह एक उचित गोली है। इसके अलावा जब राक्षस साधक ने उन्हें ये दिया तो उन्होंने इसे लापरवाही से फेंक दिया, एक उदासीन रवैया दिखाते हुए, जैसे कि उनके पास कोई योजना नहीं थी। हालांकि यह अंततः राक्षस साधकों के हाथों से बनी एक गोली है। इसे लेने से आप राक्षस साधकों के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन इसे न लेने और छोटी उंगली टूट जाने से भविष्य में तलवार चलाना कठिन हो जाएगा। ओयांग म्यू ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली, दुविधा में पड़कर उसका दिल आहें भर उठा। अगर छोटा भाई यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता। छोटा भाई बहुत होशियार है, उसे सब कुछ पता है, उसे जरूर पता होता कि गोली लेनी है या नहीं। लेकिन भाई मो संभवतः यहाँ कैसे हो सकते हैं? ओयांग म्यू ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और गोली को अपने मुंह में डालने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह इसे पहले ले लेगा। यदि कोई समस्या न हो तो वह भाई लिंगू को भी इसे ले जाने देगा। यदि कोई समस्या होती तो भाई लिंगू को इसका सामना नहीं करना पड़ता और वह सिर्फ बदकिस्मत होता। किनारे पर लिंग हक्सियाओ व्यस्त था और उसने एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि इससे पहले कि ओयांग म्यू गोली को अपने मुंह में डाल पाता, उसने अपने कान में एक परिचित आवाज सुनी, बेवकूफ, इसे मत खाओ।
ओयांग म्यू ठिठक गया, उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। लिंग हक्सियाओ भी चौंक गया। दोनों को लगा कि वे कुछ सुन रहे हैं। क्या मैंने अभी जूनियर भाई की आवाज सुनी? ओयांग म्यू ने धीरे से कहा। लिंग हक्सियाओ ने भी यह सुना लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरी ओर सोंग जियांग, जो पहले निराश और बेजान दिख रहा था, अचानक एक बड़े कुत्ते की तरह खड़ा हो गया, जो अपने मालिक की पुकार सुनकर खड़ा हो गया। लेकिन उसके दिल में जो चीज उभरी वह थी क्रोध। ये कर्कश और कष्टप्रद आवाज, वह इसे पहचान लेगा भले ही यह धूल में बदल जाए। जब तीनों ने चारों ओर देखा तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ऊपर। ओयांग म्यू ने आवाज का पीछा किया और ऊपर देखा तो एक युवा लड़का जेल के शीर्ष पर पत्थर की दीवार से अपना सिर बाहर निकाल रहा था। उसका रूप चित्र की तरह सुंदर था तथा उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। यह मुंह हुआ था। ओयांग म्यू का मुंह खुला हुआ था, उसने अपनी आंखें रगड़ी, लगभग ये सोचते हुए कि वह सपना देख रहा था। छोटे भाई, आप भी पकड़े गए। मुंह हुआ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके बगल में ओवू की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो सोंग जियान दांत पीस रहा था। मो हुआ। इससे पहले कि वह बात खत्म करता, मो हुआ ने अपने हाथ से एक डूबने वाली तकनीक का प्रयोग किया, जिससे सोंग जियान का मुंह और नाक बंद हो गया। सोंग जियान के शब्द उसके गले में अटक गए थे, मानो डूब रहे हों, व्यर्थ संघर्ष कर रहे हों। मो हुआ ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखते हुए चुप करा दिया। अगर तुमने आवाज निकालने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। समझना। सोंग जियान घुटते हुए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी उंगली में तेज दर्द ने उसे होश में ला दिया और उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ है। उसके तर्क ने अस्थायी रूप से झगड़े पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिला दिया। मो हुआ संतुष्ट हो गया और उसने डूबने की तकनीक रद्द कर दी। उसी समय उसने एक आत्मा तलवार पकड़ी, ये सोचकर कि अगर सोंग जियान ईमानदार नहीं था तो वह उसे काटने के लिए तलवार को नियंत्रित करेगा। सोंग जियान को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई, जिससे वह तुरंत शांत हो गया। मो हुआ ने फिर ओयांग म्यू से कहा, मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हो गया और घुल मिल गया। ओयांग म्यू आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ तक कि उसके बगल में बैठे लिंग हक्सियाओ को भी यह अविश्वसनीय लगा। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि यह स्थान कहाँ है, लेकिन केवल मोटी राक्षस क्यूई और अराजक राक्षस दहाड़ से वे मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि यह जेल कितनी सुरक्षित थी और इसमें कितने राक्षस जानवर और राक्षस साधक थे। और फिर भी, क्या वह मिल सकता है? आप कैसे घुल मिल गए? लिंग हक्सियाओ ने धीरे से पूछा। मो हुआ ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है, समय कम है, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। उन्होंने लिंग हक्सियाओ और ओयांग म्यू के हाथों में रखी गोलियों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये गोली मत खाओ, ये सामान्य लगती है, लेकिन इसमें बड़ी समस्याएं हैं। राक्षस कृषक इतने दयालु नहीं हो सकते। गोली देखने में, सूंघने में और स्वाद में ठीक थी, लेकिन मो हुआ को उस पर एक हल्की ग्रे, सड़ती हुई क्यूई दिखाई दे रही थी। यही मृतकों का कारण था। ये गोली लोगों को परिष्कृत करके बनाई गई थी। रंग, सुगंध और स्वाद धोखा दे सकते हैं, लेकिन कारण कार्य संबंध धोखा नहीं दे सकता। कम से कम कारण कार्य संबंध द्वारा धोखा देना उसी स्तर पर नहीं था। ओयांग म्यू ने सिर हिलाया जैसे कि वह आंशिक रूप से समझ गया हो। मो हुआ ने 2 गोलियां निकाली और उन्हें छत से नीचे फेंक दिया, जिनमें से एक ओयांग म्यू और लिंग हक्सियाओ को दी गई। तुम मेरी द्वितीय श्रेणी की श्रेष्ठ मांस पुनर्जनन और अस्थि निरंतरता गोली खाओ। ओयांग म्यू और लिंग हक्सियाओ ने गोलियों का संक्षेप में निरीक्षण किया, फिर उन्हें निगल लिया। इसे खाने के बाद उन्होंने वास्तव में अपने शरीर में शुद्ध रक्त क्यूई का प्रवाह महसूस किया। उंगलियों के पोरों में ठंडक महसूस हुई, हल्की खुजली हुई, लेकिन साथ में दर्द भी हुआ। कटी हुई छोटी उंगली में मांसपेशियां और हड्डी धीरे धीरे पुनः विकसित हो रही थी। ओयांग म्यू और लिंग हक्सियाओ दोनों ने राहत की सांस ली और कृतज्ञता महसूस की। ओयांग म्यू ने संदेह से पूछा, भाई मो, आपके पास ऐसी गोलियां कैसे हैं? मो हुआ ने जवाब दिया, ये विदेश यात्रा के लिए आवश्यक गोलियां हैं, बाहर जाते समय इनका साथ होना जरूरी है। इसके अलावा ये चाची वान की ओर से मुफ्त उपहार थे। मो हुआ के ऐसा कहने के बाद वह मुड़ा और देखा कि सोंग जियान उत्सुकता से उसे देख रहा था। नीचे खड़े 3 लोगों में से वह अकेला व्यक्ति था जिसके पास गोली नहीं थी। मो हुआ ने आह भरी और उसे भी एक गेंद फेंकी। सोंग जियान के चेहरे पर 2 भावनाओं का स्पष्ट, तीव्र संघर्ष था। उनमें से एक था हैंडआउट्स स्वीकार न करने का गौरव। दूसरा समझौता था कि एक महान व्यक्ति झुक सकता है और आगे बढ़ सकता है।
उसका चेहरा कई बार बदला, जिससे मोहुआ सिर्फ देखने से ही मानसिक रूप से थक गई। लेकिन अंततः उसने समझौता कर लिया, चुपचाप गोली उठाकर अपने मुंह में ठूंस ली और मन ही मन हिसाब किताब रखने लगा। मैं मोहुआ का एक गोली के लिए एहसानमंद हूं, तलवार छीनने का गिला शिकवा सुलझ गया है। लेकिन अन्य शिकायतों का अभी भी हिसाब लगाया जाना बाकी है। मोहुआ को उससे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसने लिंग हक्सियाओ और ओयांग म्यू से कहा, तुम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करो, राक्षस साधकों के दुष्ट तरीकों से सावधान रहो, उनकी साधना तकनीक मत सीखो, उनकी गोलियां मत लो और उनकी बकवास पर विश्वास मत करो। मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता सोचूंगा। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। लिंग हक्सियाओ ठीक था, लेकिन लिटिल वुड अपने चेहरे पर चीजें नहीं छिपा सका। उसे यह बताने से वास्तव में दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाएगी। लिंग हक्सियाओ और ओयांग म्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर से ऊपर देखा तो पाया कि मोहुआ बिना किसी निशान के गायब हो गया था। मोहुआ की उपस्थिति का जरा भी आभास नहीं था, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। लिंग हक्सियाओ और ओयांग म्यू ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ऐसा छिपाव सचमुच भयानक है। हालांकि इसके कारण वे दोनों अंदर से बहुत शांत महसूस कर रहे थे और उनकी पिछली चिंता और बेचैनी गायब हो गई थी। यद्यपि मोहुआ का साधना क्षेत्र उनसे अधिक ऊंचा नहीं है, लेकिन मोहुआ को देखकर हमेशा एक अजीब सा आश्वस्ति मिलता है। हालांकि लिटिल प्रिटी बॉय सोंग जियान अभी भी अपने दिल में थोड़ा उलझन में है। अगर मोहुआ मुझे बचाना चाहता है तो क्या मुझे उसे बचाने देना चाहिए या नहीं? अगर मैं उसे मुझे बचाने दूं तो क्या मैं उसका बहुत बड़ा एहसान नहीं मानूंगा? मेरे कट्टर दुश्मन मोहुआ द्वारा बचाया जाना एक निश्चित अर्थ में क्या ये भी एक तरह की बड़ी शर्म और अपमान नहीं माना जाएगा? अल्पविराम। दूसरी ओर मोहुआ जेल में टहल रहा था। वह लिटिल वुड और अन्य लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसके पास कोई अच्छा रास्ता नहीं था। 10,000 राक्षस कारागार में राक्षस साधकों की बहुतायत थी। यहाँ तक कि अगर वह तलवार नियंत्रण का उपयोग करता, जो आत्मा तलवारों की संख्या द्वारा सीमित होता, तो भी वह बहुत अधिक लोगों को नहीं मार सकता था। संरचनाओं और मिनी उल्कापिंड कौशल का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक निशान छोड़े और एक बड़ा हंगामा पैदा किया। इसके अलावा कुछ राक्षस साधक बहुत शक्तिशाली थे और वह उनसे लड़ नहीं सकता था। और ये तो केवल 10,000 राक्षसों का कारागार था। 10,000 राक्षसों की पूरी घाटी में और भी अधिक राक्षस साधक थे, जिससे यह और भी अधिक कष्टकारी हो गया था। मोहुआ ने आह भरी। वह 10,000 राक्षसों की जेल में कुछ और बार भटका, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला और 2 घंटे और बीत गए। इसलिए मोहुआ ने एल्डर जून को ग्रेड सी भेजा। इसे भेजने के बाद मोहुआ ने ताइक्सू टोकन को देखा और अचानक चौंक गया। सिग्नल खराब था। इसका मतलब यह था कि 10,000 राक्षसों की घाटी में युआन चुंबकीय प्रवाह से हस्तक्षेप हो रहा था। दूसरे शब्दों में, वहां युआन मैग्नेटिक प्रकार का गठन होना चाहिए। लेकिन उन्हें युआन चुंबकीय संरचना का कोई निशान क्यों महसूस नहीं हुआ? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, फिर एक बार फिर इधर उधर घूमने लगा और अंततः पत्थर की दीवार के एक छोटे से कोने में कुछ असामान्य चीज देखी। गश्त कर रहे राक्षस साधक के जाने का फायदा उठाते हुए मोहुआ ने एक छोटा चाकू निकाला और पत्थर की दीवार पर जमी मिट्टी को खुरच दिया और पाया कि वास्तव में अंदर एक छिपा हुआ युआन चुंबकीय संरचना आरेख था। यह एक युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना थी। युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना 17 पैटर्न संरचना थी। मोहुआ ने बहुत समय पहले ही संरचना आरेख पर अपना हाथ रख लिया था। इसे युआन चुंबकीय संरचना मास्टर से जब्त किया गया था, जिसे अंकल गुअन और गुक्वान ने बी माउंटेन दानव गुफा में ट्रैक किया था और घात लगाकर हमला किया था। मोहुआ ने पहले ही इसका पूरा अभ्यास कर लिया था, लेकिन 10,000 राक्षसों की घाटी में युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना पहले से ही टूटी हुई और अनुपयोगी थी। इसके अलावा किसी ने जानबूझकर इसे मिट्टी और पत्थर से सील कर दिया था। संरचना के निकट प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हुए मोहुआ को एक अलग दीवार पर एक और युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना मिली, जो इसी तरह से सीलबंद थी। इस संरचना का भी उपयोग नहीं किया जा सका। फिर मोहुआ ने सुराग खोजने के लिए मानचित्र का उपयोग किया और युआन चुंबकीय संरचना धुरी के बीच संबंधों का अध्ययन करके कई अन्य युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचनाओं की खोज की। लेकिन बिना किसी अपवाद के इन सभी संरचनाओं को छोड़ दिया गया। मोहुआ को अफसोस का एहसास हुआ। ये संरचनाएं एकल संरचनाएं नहीं थीं, बल्कि एक एकीकृत संरचना धुरी द्वारा नियंत्रित थीं, जो स्पष्ट रूप से एक संपूर्ण मिश्रित संरचना प्रणाली थी।
यदि उन्हें त्यागा नहीं गया होता, तो वह युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचनाओं का उपयोग करके 10,000 राक्षसों की जेल की निगरानी प्रणाली में घुसपैठ कर सकता था, ताकि पूरी स्थिति की देखरेख कर सके और फिर परिस्थितियों को नियंत्रित कर सके। एक अच्छे फॉर्मेशन को क्यों बर्बाद करें? मो हुआ ने अपने दिल में शिकायत की। अन्यथा उसके लिए चीजें बहुत आसान होती। अब चूंकि युआन चुंबकीय संरचनाएं निष्क्रिय हो चुकी थीं, इसलिए वह उनका उपयोग भी नहीं कर सकता था। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, आह भरी और जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला था, मो हुआ रुक गया, पीछे मुड़कर एक पल के लिए उन युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचनाओं को घूरने लगा और उसकी भौं थोड़ी सी उठी। क्यों न मैं एक अच्छा काम करूं और युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि यौगिक संरचना के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करूं। इसके अलावा उन्होंने पहले कभी युआन चुंबकीय यौगिक संरचना का निर्माण नहीं किया था, उनके पास सामान्य परिस्थितियों का अभाव था, वे सामग्री का खर्च वहन नहीं कर सकते थे और न ही उनके पास उपयुक्त वास्तुशिल्प संरचना मीडिया था। अब अभ्यास करने का सही अवसर है। 10,000 राक्षसों की घाटी में परित्यक्त युआन चुंबकीय संरचना धुरी को ढांचे के रूप में उपयोग करना और त्याग दिए गए आध्यात्मिक दृष्टि संरचना आरेखों को इकाइयों के रूप में युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि यौगिक संरचना को फिर से बनाना, जिससे युआन चुंबकीय संरचनाओं की उनकी समझ गहरी हो सके। एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में किसी को भी फॉर्मेशन का अध्ययन करने और उसे लागू करने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मो हुआ की आंखें चमक उठीं और उसने थोड़ा सिर हिलाया। युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना एक द्वितीय श्रेणी 17 पैटर्न संरचना है। युआन मैग्नेटिक स्पिरिट विजन कंपाउंड फॉर्मेशन एक द्वितीय श्रेणी 18 पैटर्न वाला कंपाउंड फॉर्मेशन है। मो हुआ की वर्तमान दिव्य भावना 17 पैटर्न के शिखर पर अटकी हुई है, जो 18 पैटर्न से मुश्किल से कम है। तार्किक रूप से कहें तो थोड़ा सा अंतर भी अंतर ही है। यदि किसी की दिव्य अनुभूति 18 पैटर्न पर नहीं है, तो वे 18 पैटर्न यौगिक गठन नहीं सीख सकते। लेकिन मो हुआ कुछ हद तक अनोखा है। उनकी दिव्य भावना में एक गहरा परिवर्तन आया है तथा दैनिक निर्माण चित्रकला के माध्यम से उनके दिव्य विचार को 1000 गुना अधिक संतुलित किया गया है, जिससे उन्हें कभी कभी लक्ष्य से आगे निकलने तथा उन संरचनाओं को सीखने का अवसर मिला है, जो अन्यथा वे अपनी वर्तमान दिव्य भावना के क्षेत्र में नहीं सीख पाते। इसके अलावा 10,000 राक्षसों की घाटी का युआन चुंबकीय यौगिक गठन एक नींव पर आधारित है। पहले उनका निर्माण किया गया, फिर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। किसी को बस पिछली नींव के आधार पर इसे मरम्मत करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा गठन की धुरी का है। इस प्रकार के बड़े पैमाने पर एकीकृत संरचनाओं के बड़े गठन और मिश्रित संरचनाओं का मूल गठन धुरी में होता है। गठन की धुरी गठन के लेआउट, संरचना प्रणाली और आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह आदि को निर्धारित करती है। गठन धुरी को नियंत्रित करें और आप यौगिक गठन की समग्र संरचना को नियंत्रित करते हैं। आइए जाने कि कोर गठन की धुरी कहाँ है। मो हुआ ने कई परित्यक्त युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला तथा संरचना पैटर्न लेआउट से विपरीत दिशा में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह का अनुमान लगाया। अपने मन में आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह का अनुसरण करते हुए मो हुआ की निगाहें पत्थर की दीवार पर घूम गईं और अंततः दीवार के एक कोने में एक बंद द्वार मिल गया। उनकी उंगली की नोक से उनकी दिव्य इंद्रिय के नियंत्रण में आध्यात्मिक स्याही एक धागे में संघनित हो गई, जो दीवार के कोने तक घूमती हुई एक पत्थर घुलने वाली सरणी का निर्माण कर रही थी। स्टोन डिसॉल्विंग एरे एक 8 ट्रिग्राम्स जैन सीरीज संरचना है, जो चुपचाप पहाड़ी पत्थरों को घुलने में सक्षम है। पहाड़ी पत्थर घुल गया, चूर्ण में बदल गया, नीचे सरसराहट के साथ गिरने लगा, जिससे अंदर का रास्ता दिखाई देने लगा। इस मार्ग की खुदाई विशेष रूप से युआन मैग्नेटिक स्पिरिट विजन कंपाउंड फॉर्मेशन के निर्माण धुरी के निर्माण के लिए की गई थी, जिससे ये पूरे 10,000 दानव जेल की निगरानी के लिए सभी कोनों को जोड़ सके। जब युआन चुंबकीय यौगिक संरचना को छोड़ दिया गया, तो इस मार्ग को भी ढक दिया गया। आमतौर पर एक गैर संरचना मास्टर साधक या यहां तक कि एक गठन मास्टर जो युआन चुंबकीय संरचनाओं में कुशल नहीं है और संरचना वास्तुकला और यौगिक गठन निर्माण से अपरिचित है, इन चीजों की खोज करने में सक्षम नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से मो हुआ को मूर्ख बनाने वाला नहीं था। मो हुआ ने एक क्षण सोचा, फिर धीरे धीरे संरचना धुरी मार्ग में घुस गया। 10,000 राक्षसों की घाटी बहुत बड़ी है। इस प्रकार 10,000 राक्षसों की पूरी घाटी की निगरानी करने के लिए निर्मित युआन चुंबकीय यौगिक संरचना छोटी नहीं होगी और संरचना धुरी मार्ग अपेक्षाकृत विशाल है।
यह मार्ग निश्चित रूप से राक्षस साधक के प्रवेश के लिए बहुत छोटा है, लेकिन मुंह हुआ कर सकता है। यद्यपि वह थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन एक युवा किशोर होने के नाते वह अभी भी कमजोर और दुबला पतला है, जो इन गठनधुरी मार्गों में फिट होने के लिए बिल्कुल सही है। गलियारे के अंदर का भाग सनकरा, उदास और कुछ कुछ बदबूदार था तथा बहुत धूल थी। मुंह हुआ कुछ देर तक गलियारे में रेंगता रहा, जिससे उसका पूरा शरीर गंदा हो गया। उसका गोरा चेहरा काले धब्बों से भरा हुआ था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। थोड़ी देर तक रेंगने के बाद मुहुआ ने एक कलम और कागज निकाला और संरचना की दिशा और लेआउट को रिकॉर्ड किया और अपने मन में 10,000 राक्षसों के जेल के चारों ओर संरचना के निर्माण का अनुकरण किया। फिर अपने मन में बने नकली लेआउट के आधार पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके आगे की खोज जारी रखी। यदि उसे मिट्टी और पत्थर से अवरुद्ध मार्ग मिलता तो वह उसे धीरे धीरे साफ करने के लिए पत्थर घुलाने वाली एक व्यूह रचना तैयार कर लेता। मुंह हुआ और भी गहरे चला गया। अंततः अज्ञात समय के बाद एक विशाल मार्ग, जो लगभग सीधे खड़े होकर चलने लायक था, उसके सामने प्रकट हुआ। अंदर कई युआन चुंबकीय संरचना पैटर्न के साथ घनीभूत है। यह युआन चुंबकीय प्रवाह का लगभग केंद्रीय केंद्र था। मुंह हुआ को उत्साह में वृद्धि महसूस हुई। यह पाया गठन धुरी गुप्त कक्ष, वह कोर जहां युआन मैग्नेटिक स्पिरिट विजन कंपाउंड फॉर्मेशन में सभी संरचनाएं एकत्रित होती हैं और नियंत्रित होती हैं। लेकिन ये कक्ष भी पूरी तरह से सील था। न केवल इसे पत्थरों और मिट्टी से दोबारा ढाला गया, बल्कि इसके अंदर संरचनाओं की कई परतें मजबूत की गईं। मुंह हुआ ने धीरे से आह भरी, इसमें कुछ प्रयास लगेगा। हालांकि उन्होंने संरचनाओं को देखा था और पाया था कि वे बहुत कठिन नहीं हैं और पत्थरों को स्टोन डिसॉल्विंग एरे के साथ धीरे धीरे घिसाया जा सकता है। इसमें बस थोड़ा समय और धैर्य लगेगा। एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए सावधानी और धैर्य की कमी नहीं है। मुंह हुआ ने ताइक्सू टोकन निकाला और एल्डर जून को एक कैलेंडर तिथि दिन माओ भेजी और उत्तर प्राप्त करने के बाद अपने मन को शांत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे संरचनाओं को भंग कर दिया और दीवारों को तोड़ दिया। घने अंधेरे रास्ते में मुंह हुआ का व्यवहार एकाग्र था, उसकी आंखें चमक रही थीं। 1 घंटे से अधिक समय के बाद उसके सामने की संरचना चमक उठी, पत्थर के टुकड़े उड़ गए और सीलबंद पत्थर की दीवार कागज की तरह टूट गई। मुंह हुआ ने अपनी नाक और मुंह को ढक लिया, एक बार फिर धूल से ढक गया। जब धूल जम गई, मुंह हुआ ने अपनी आंखें खोली और एक गुप्त कक्ष देखा जो संरचनाओं से भरा हुआ था, अपरिचित लेकिन थोड़ा परिचित। अपरिचित क्योंकि वह पहले कभी इस गुप्त कक्ष में नहीं गया था। परिचित क्योंकि उसने इस प्रकार का गुप्त कक्ष लेआउट पहले भी देखा था। बी माउंटेन दानव गुफा में मास्टर युआन का गठन धुरी गुप्त कक्ष लगभग इसके समान था। ये भी उसी तरह का काम होना चाहिए। कम से कम ये समान निर्माण था। इससे मुंह हुआ को मोटे तौर पर यह पुष्टि करने का मौका मिला कि 10,000 राक्षसों की घाटी वास्तव में दुष्ट भगवान के गुर्गों के गणों में से एक थी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि युआन चुंबकीय यौगिक संरचनाओं की निगरानी के लिए स्पष्ट रूप से एक संपूर्ण सेट स्थापित करने के बाद उन्हें पूरी तरह से क्यों छोड़ दिया गया। मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया और गठन धुरी गुप्त कक्ष में कूद गया। कक्ष पूरी तरह से काला और उदास था, धूल से ढका हुआ था। कोर संरचना धुरी और उसके अंदर की सभी संरचनाएं पहले ही निष्क्रिय कर दी गई थीं। कक्ष से बाहरी परिधि की ओर जाने वाले मुख्य द्वार को और भी अधिक कसकर बंद कर दिया गया था, मानो इस गुप्त कक्ष को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने का इरादा हो ताकि कोई भी दोबारा इसमें प्रवेश न कर सके। मुंह हुआ को थोड़ा भाग्यशाली महसूस हुआ। सौभाग्यवश वह संरचना धुरी मार्ग से आया, अन्यथा सामने के दरवाजे से वह अपने जीवनकाल में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता। अब सब कुछ तैयार था। बुनियादी युआन चुंबकीय गठन धुरी ढांचा दूसरों द्वारा बहुत पहले ही स्थापित किया जा चुका था। उन्हें बस इसे थोड़ा थोड़ा करके पुनर्निर्माण करना था। मुंह हुआ ने कुछ आत्मा पत्थर निकाले, उन्हें पीसकर पाउडर बनाया, शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को गठन धुरी में इंजेक्ट किया, जिससे गठन धुरी चक्र थोड़ा उत्तेजित हो गया। फॉर्मेशन पिवट एक क्षण के लिए टिमटिमाया, फिर बुझ गया। मुंह हुआ ने राहत की सांस ली, सौभाग्य से इसका अभी भी उपयोग किया जा सकता है। वह जहां था वहीं बैठ गया, कुछ क्षण विचार किया और धीरे धीरे एक योजना बना ली। ये संरचना धुरी बहुत बड़ी है, यहां तक कि बाय माउंटेन डेमन गुफा से भी बड़ी है। अकेले राक्षस साधकों की भीड़ की निगाहों के सामने इसे पूरी तरह से पुनर्निर्माण करना असंभव है। उस स्थिति में इसे केवल छोटे पैमाने पर टुकड़े टुकड़े करके प्रकाशित किया जा सकता था। मुंह हुआ ने स्टोरेज बैग से मैग्नेटिक स्पिरिट विजन एरे डायग्राम को पुनः प्राप्त किया,
एक बार फिर इसकी समीक्षा की और फिर गुप्त कमरे के अंदर कंपाउंड फॉर्मेशन के मुख्य नियंत्रण फॉर्मेशन पिवट को सक्रिय करना शुरू कर दिया। मुख्य नियंत्रण संरचना पिवट को एक बड़े एरे प्लेट पर स्थापित किया गया था। मो हुआ ने आध्यात्मिक शक्ति का इंजेक्शन लगाया और अपनी दिव्य इंद्रियों को एकीकृत किया। 5 या 6 बार प्रयास करने से पहले अंततः एरे प्लेट पर नीली रोशनी चमक उठी और चुंबकीय आध्यात्मिक शक्ति चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। मुख्य नियंत्रण संरचना पिवट सक्रिय है। मो हुआ फिर फॉर्मेशन पिवट चैनल के मूल मार्ग से वापस लौटा, एक छुपा हुआ स्थान पाया, एक ब्रश और स्याही निकाली, पास के मैग्नेटिक स्पिरिट विजन एरे को बहाल किया और इसे मुख्य नियंत्रण फॉर्मेशन पिवट से जोड़ा। इसके बाद मो हुआ वापस चढ़ गया और मुख्य नियंत्रण फॉर्मेशन पिवट पर समायोजन किया। कई समायोजनों के बाद अचानक उसके सामने एक चमक उठी और हल्के नीले रंग का चुंबकीय प्रवाह उसके पास से गुजर गया। मो हुआ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी दिव्य इंद्रिय द्वारा नियंत्रित मुख्य संरचना धुरी एक चुंबकीय स्पर्श का विस्तार कर रही थी, जो संरचना धुरी की संरचना के साथ लगातार बाहर की ओर फैल रही थी और अंततः एक टर्मिनल से जुड़ रही थी। तभी उसके सामने चुंबकीय प्रवाह झिलमिला उठा। चुंबकीय कण बर्फ के टुकड़ों की तरह उड़ते हुए धीरे धीरे स्पष्ट होते गए और एक काल्पनिक छवि की रूपरेखा बनाते गए। चित्र में सब कुछ नीला था। केवल चुंबकीय शक्तियों द्वारा संघनित पर्वतीय पत्थरों, दीवारों और जेलों की आकृतियां ही देखी जा सकती थीं। कभी कभी परछाइयां गुजर जाती। ये गश्त लगाने वाले राक्षस साधक थे। सफलता। मो हुआ के गंदे चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। ये हल्के नीले रंग का चुंबकीय दृश्य दिव्य इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त दृश्य के समान वस्तुओं के बाहरी स्वरूप को नहीं दिखाता है, बल्कि विभिन्न आंतरिक ऊर्जाओं की अस्तित्व स्थिति का अवलोकन करता है। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति, राक्षस क्यूई, राक्षसी शक्ति तथा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी चीजों की सांस। लेकिन दिव्य इंद्रिय की झांकियों के विपरीत, दिव्य दृष्टि से जो कुछ देखा जाता है वह अधिक प्रत्यक्ष होता है, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति के अराजक रंग होते हैं। जबकि मैग्नेटिक स्पिरिट विजन एरे ने इन सांसों को चुंबकत्व के साथ पुनः प्रक्षेपित किया, जिससे छवियां और दृश्य बने। अतः स्पिरिट विजन फॉर्मेशन में सब कुछ चुंबकीय पैटर्न का पुनरुत्पादन है, सभी हल्के नीले रंग में। वास्तव में प्रभाव को देखने और गहरी समझ हासिल करने के लिए वास्तव में एक संरचना स्थापित करना आवश्यक है। मो हुआ ने चुपचाप अपने मन में सोचा, ठीक है, ये पहला है। इसके बाद कुछ और आध्यात्मिक धुरी संरचनाओं का पुनर्निर्माण करें। चरण दर चरण 10,000 दानव जेल के अधिकांश क्षेत्रों को आत्मा दृष्टि संरचना की निगरानी में शामिल करने का प्रयास करें। इस तरह बिना हिले डुले भी फॉर्मेशन उसकी आंखों की जगह ले सकता था और अधिकांश राक्षस साधकों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता था। यह अनुमान लगाते हुए कि समय आ गया है, मो हुआ ने एल्डर जून को एक स्वर्गीय सटेम और सांसारिक शाखा संदेश भेजा। फिर उन्होंने दूसरे मैग्नेटिक स्पिरिट विजन एरे की मरम्मत शुरू की। फिर तीसरा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मो हुआ फॉर्मेशन पिवट चैनल में आगे पीछे रेंगता रहा। राक्षस साधकों की निगाहों के सामने उन्होंने एक के बाद एक परित्यक्त आत्मा दृष्टि संरचना को पुनर्स्थापित किया ताकि वे संरचना धुरी से जुड़ सकें। निगरानी के लिए राक्षस साधकों द्वारा छोड़े गए इन प्रणालियों के समूह की मो हुआ द्वारा चरणबद्ध तरीके से मरम्मत की जा रही थी और उसका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। यद्यपि यह प्रक्रिया थकाऊ थी, मो हुआ इसका भरपूर आनंद ले रहा था। विशेष रूप से प्रत्येक स्पिरिट विजन फॉर्मेशन के प्रकाशित होने से उसका क्षितिज थोड़ा बढ़ गया, जिससे उसे दुश्मन की स्थिति पर अधिक जासूसी करने की अनुमति मिल गई। 10,000 राक्षसों की घाटी पर निगरानी भी अधिक सतर्क हो गई। यह एक निगरानी खेल जैसा लग रहा था। मो हुआ जितना अधिक खेलता गया, यह उतना ही अधिक दिलचस्प होता गया और वह उतना ही अधिक इसमें व्यस्त होता गया। एक समय तो वह लगभग भूल ही गया था कि वह 10,000 राक्षसों की रक्तपिपासु और खतरनाक घाटी में है, जहां हर जगह जानवर और राक्षस साधक हैं। जब तक कि लगभग 2 दर्जन स्पिरिट विजन फॉर्मेशन प्रकाशित नहीं हो गए। 10,000 राक्षसों की जेल का लगभग आधा क्षेत्र फॉर्मेशन की निगरानी में आ गया। मो हुआ अनिच्छा से रुक गया। उसे रुकना पड़ा, वह थक गया था। उनकी दिव्य इंद्रिय क्षीण हो चुकी थी, उनकी शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो रही थी, और इससे भी बदतर बात यह थी कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनकी दिव्य इंद्रिय से भी अधिक थकावट के करीब थी। फॉर्मेशन पेंटिंग में मुख्य रूप से दैवीय भावना की खपत होती है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी इसमें शामिल होता है। लेकिन जैसे जैसे मो हुआ की दिव्य भावना मजबूत होती गई और तेजी से ठीक होती गई, संरचना चित्रकारी कठिन और अधिक संख्या में होती गई।
उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनकी दिव्य इंद्रिय से भी अधिक तेजी से समाप्त हो गई, कभी कभी तो यह अपर्याप्त भी हो गई। एक निर्माण गुरु जो अपनी दिव्य भावना से पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त कर देता है, मुझे पहला होना चाहिए। मो हुआ ने मन ही मन खुद से शिकायत की। फिर उन्होंने एल्डर जून को एक और स्वर्गीय सटेम और सांसारिक शाखा संदेश भेजा, जिसमें कहा गया, बड़े, मैं थोड़ा थक गया हूं, 3-4 घंटे सोने जा रहा हूं। मैं आपको बाद में मैसेज करूंगा। 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर रक्तलाल घाटी को देखते हुए, चिंतित और बेचैन महसूस करते हुए, जुनजियो, जिसने अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की, मो हुआ का संदेश देखा और सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या इस बच्चे को संकट का कोई एहसास नहीं है? यह अंदर 10,000 राक्षसों की घाटी है। आपकी उम्र में, आपकी साधना के साथ, इस स्थिति में आप वहां कैसे सो सकते हैं? जुनजियो ने गहरी सांस ली, असहाय महसूस किया। सचमुच छोटा पूर्वज चिंतित नहीं है, जबकि वह पोता चिंतित है। अल्पविराम। 10,000 राक्षसों की घाटी में महुआ गहरी नींद में सो रहा था। घाटी में फंसे होने के कारण, सोते समय समय का पता न चलने के कारण, महुआ ताओवादी स्तंभ पर अभ्यास करने के लिए चेतना के सागर में गोता नहीं लगा सका। जागने के बाद महुआ ऊर्जा से भरपूर थी। उनकी दिव्य भावना, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति सभी पूरी तरह से बहाल हो गईं। मो हुआ ने पुनः निर्मित चुंबकीय स्पिरिट विजन फॉर्मेशन की जांच की, बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया। यद्यपि इस चुंबकीय आत्मा दृष्टि संरचना को मौजूदा ट्रैक पर पुनर्निर्मित किया गया था, फिर भी मो हुआ ने इस प्रक्रिया के दौरान बहुत कुछ सीखा। कुल मिलाकर फसल पर्याप्त है। मूल चुंबक यौगिक निर्माण प्रारंभिक रूप से पूरा हो चुका है, अतः हम अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आगे क्या करना है? मो हुआ अचानक एक पल के लिए हिचकिचाया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वह करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी नहीं किया जा सकता। या तो उसके पास अभी क्षमता नहीं है, या फिर उसमें कुछ शर्तों का अभाव है, या फिर वह अभी तक 10,000 राक्षसों की घाटी की स्थिति से परिचित नहीं है। मो हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा और मन ही मन सोचा, अपने आप को और अपने शत्रु को जानो और तुम सैकड़ों युद्धों में विजयी होगे। आइए पहले देखें कि ये राक्षस साधक प्रतिदिन क्या करते हैं और फिर विचार करें कि आगे क्या करना है। इसके बाद मो हुआ ने सबसे पहले ताइक्सू टोकन निकाला और एल्डर जून का अभिवादन किया। बड़े, मैं जाग रहा हूं। फिर उसने स्टोरेज बैग से कुछ सूखा मांस और फल निकाले और उन्हें खा लिया। अपना पेट भरने के बाद उन्होंने गहनता से ध्यान केंद्रित किया, अपनी दिव्य इंद्रिय को आत्मा दृष्टि निर्माण केंद्र से जोड़ा तथा इन राक्षस साधकों की गतिविधियों का अवलोकन किया। स्पिरिट विजन फॉर्मेशन के भीतर का परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से हल्के नीले आध्यात्मिक चुंबकत्व से बना था। पहले तो मो हुआ को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन कुछ समय तक इसे देखने के बाद धीरे धीरे उसे इसकी समझ आ गई। 20 से अधिक मूल चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि मानचित्रों पर एक नज़र डालकर वह बता सकता था कि आत्मा दृष्टि मानचित्र के भीतर वास्तविक दृश्य क्या था और अंदर क्या चीजें हो रही थीं। इस प्रकार मो हुआ ने प्रसन्नतापूर्वक आधे दिन तक जासूसी की और अंततः एक असामान्य निशान पाया। यह एक राक्षस कृषक था। मूल चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना में आप केवल उसकी धुंधली मूल चुंबकीय छवि देख सकते थे, उसका चेहरा नहीं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से यह अनुमान लगा सकते थे कि वह लंबा था और अन्य राक्षस साधकों से अलग था। अन्य राक्षस साधक या तो गश्त कर रहे थे, जेलों की रखवाली कर रहे थे, गुफाओं की खुदाई कर रहे थे, या राक्षस जानवरों को खाना खिला रहे थे। उन सभी के पास कार्य थे। केवल इस राक्षस साधक ने कुछ नहीं किया, वो स्पष्ट रूप से एक नेता था। इसके अलावा मो हुआ को उसकी आभा बहुत परिचित लगी। मो हुआ ने अनुमान लगाया कि वह राक्षस साधक प्रबंधक था जिसने लिटिल वुड और उसके 2 दोस्तों की छोटी उंगलियां काट दी थीं और वह भयंकर और शक्तिशाली दिख रहा था। इस क्षेत्र में, कम से कम उस क्षेत्र में जिस पर मो हुआ की नजर थी, ऐसा लगता था कि केवल एक ही प्रबंधक था। प्रबंधक। मो हुआ के विचार चुपचाप इस प्रबंधक पर केंद्रित हो गए। उन्होंने प्रबंधक के दैनिक मार्ग का अवलोकन करने और उसका सारांश तैयार करने में कुछ समय लिया और इस मार्ग के अनुसार स्थानीय मूल चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि निर्माण को पूर्ण किया। इस तरह इस प्रबंधक की हर गतिविधि उसकी निगरानी में थी। लेकिन मूल चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना केवल देख सकती थी, वह ध्वनियां नहीं सुन सकती थी। इस प्रकार मो हुआ ने क्रॉसिंग संरचना हब चैनलों में संबंधित नोड्स को चुना और पास में पहले से ही बैठ गया, ये देखने के लिए कि क्या वह कुछ भी सुन सकता है।
लेकिन इस प्रकार का राक्षस साधक न तो मानव था और न ही पशु, ये कुछ हद तक असामान्य बात थी। वे राक्षसी तकनीकें अपनाते थे और लगातार राक्षसीकरण की समस्याओं का सामना करते थे। वे न केवल सक्रिय रूप से बल्कि निष्क्रिय रूप से भी राक्षसीकरण करते थे। उनकी दिव्य भावना लगातार प्रभावित होती रहती थी। उनकी मानवता राक्षसी प्रकृति द्वारा उत्तरोत्तर नष्ट होती गई। इसके कारण वे सामान्य रूप से बोल पाने में असमर्थ हो गए। कभी कभी जब वे बात करते थे तो अचानक वे व्यंग्य करने लगते थे, लार टपकाने लगते थे, एक दूसरे को काटने लगते थे या बिना किसी कारण के पागलपन जैसा व्यवहार करने लगते थे। इस राक्षस कृषक प्रबंधक का एक विशेष दर्जा था और वह स्वयं को दूसरों से ऊपर समझता था। उनका भाषण अधिकतर आदेशों से भरा होता था और उन्हें स्पष्टीकरण देना पसंद नहीं था। मोहुआ ने कुछ जानकारी सुनी, लेकिन वह ज्यादा नहीं थी, न ही वह महत्वपूर्ण थी, इससे ज्यादा मदद नहीं मिली। लेकिन लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद मोहुआ को एक और संदेह हुआ। ये राक्षस कृषक प्रबंधक वास्तव में कैसे प्रबंधन करता है? ये राक्षस साधक पागल और जिद्दी हैं। यदि वे पागलपन का व्यवहार नहीं करते हैं तो कम से कम वे आदेशों का पालन तो कर सकते हैं। एक बार जब वे उन्मत्त हो जाते हैं तो उनका राक्षसी स्वभाव भड़क उठता है और उनके पास कोई विवेक नहीं बचता। फिर वे आदेशों का पालन कैसे कर सकते हैं? परेशानी न पैदा करना ही काफी सौभाग्य की बात होगी। मोहुआ ने सोचा, यदि वह एक राक्षस साधक होता तो वह इस तरह के क्रोध को कैसे सहन कर सकता था और स्वेच्छा से दूसरों को खुद पर नियंत्रण करने देता। जब उन्मत्त प्रकृति भड़क उठे तो जो मारना चाहिए उसे मार डालो, जो खाना चाहिए उसे खा लो। यदि वे मर भी जाएं तो भी ऐसा ही हो। ये राक्षस साधक राक्षसी जानवर होने के बावजूद, अपनी अधिकांश मानवता खो देने के बावजूद अभी भी इतनी भारी दास प्रकृति रखते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। मोहुआ ने उस प्रबंधक राक्षस कृषक को देखा। रहस्य संभवतः इस प्रबंधक राक्षस कृषक में छिपा हुआ था। चूंकि वह प्रबंधक था, इसलिए उसके पास अन्य राक्षस साधकों को नियंत्रित करने के साधन अवश्य रहे होंगे, अन्यथा वह प्रबंधक कैसे हो सकता था? लंबे समय तक अवलोकन करके अपने निश्चय को दृढ़ करने के बाद मोहुआ ने पाया कि कुछ फाउंडेशन स्थापना शिखर और शक्तिशाली राक्षस साधकों ने भी विनम्रतापूर्वक इस प्रबंधक को स्वीकार किया, जिससे उसका अनुमान और पुष्ट हुआ। इस प्रबंधक के बारे में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। अंततः लगभग पूरे दिन निरीक्षण करने के बाद मोहुआ को कुछ गड़बड़ नजर आए। एक राक्षस किसान उन्मत्त हो गया। ये राक्षस साधक गश्त पर था, तभी अचानक वह हिंसक रूप से ऐंठ गया, जमीन पर सिकुड़ गया, लगातार मुड़ने लगा तथा अस्पष्ट अर्थ के साथ गुर्राने जैसी आवाजें निकालने लगा। फिर वह अचानक शैतान बन गया और एक उन्मत्त दिखने वाला, मवाद से भरा वेयरवुल्फ बन गया। ये वेयरवुल्फ काफी शक्तिशाली था, उससे जहरीला मवाद टपकता था जो अन्य राक्षस साधकों पर हमला करता था और अराजकता फैलाता था। अन्य राक्षस साधक उस समय उसे नियंत्रित नहीं कर सके। तभी मैनेजर आया, उसने एक काला बैनर निकाला और राक्षसी शक्ति की लहर के साथ काले बैनर पर खून के निशान फैल गए। इसके साथ ही उन्मत्त वेयरवुल्फ के ऊपर लाल पैटर्न चमकने लगे। ये पैटर्न मकड़ी के जालों की तरह वेयरवुल्फ की पीठ को घनी तरह से ढकते थे, फिर उसके शरीर में दागने वाले लोहे की तरह गहराई से उकेरे जाते थे। ऐसा लग रहा था कि वेयरवुल्फ अत्यधिक दर्द सह रहा है, लगातार चीख रहा है, मानो दिल दहला देने वाली पीड़ा हो। उसकी राक्षसी शक्ति एक पिंजरे में परिवर्तित हो गई और उसने स्वयं को रोक लिया। वेयरवुल्फ जमीन पर गिर पड़ा, संघर्ष कर रहा था, अपनी उंगलियों से जमीन को नोच रहा था, जिससे गहरी खरोंचें पड़ रही थीं। कुछ क्षण बाद उसका क्रोध शांत हो गया और वह जमीन पर बेहोश हो गया। मैनेजर ने गाली देते हुए ठंडे स्वर में कहा, जरूर बहुत ज्यादा राक्षस का मांस खाया होगा, बहुत ज्यादा राक्षसी शक्ति इकट्ठी कर ली होगी और अनियंत्रित स्तर तक पहुंच गई होगी। पास में ही एक राक्षस साधक ने कहा, मानव मांस के बिना यह ऐसा ही है। यदि आप राक्षसी शक्ति को संतुलित करने के लिए अधिक मानव मांस खाते हैं तो ये बेहतर हो सकता है। इंसान का मांस, मैं खुद इसे खाना चाहता हूँ, मैनेजर ने व्यंग्य किया और आदेश दिया, इसे जेल में बंद कर दो, इसे थोड़ा दाग दो, इसे तकलीफ दो और थोड़ा होश में लाओ। हाँ मैनेजर। अपना आदेश देने के बाद प्रबंधक राक्षस किसान अपने हाथ पीछे करके चला गया। अन्य राक्षस साधक बीमार वेयरवुल्फ को सजा देने के लिए जेल ले गए। मोहुआ थोड़ा स्तब्ध था। काला बैनर, तो 10,000 राक्षसों की इस घाटी में कई राक्षस साधकों को उस काले राक्षस ध्वज के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था।
राक्षस साधकों को बलपूर्वक नियंत्रित करने के लिए राक्षस ध्वज का उपयोग करने का उद्देश्य उन्हें नियंत्रण खोने, विद्रोह करने और आदेशों की अवज्ञा करने से रोकना था। और जब प्रबंधक ने पहले दानव बैनर को सक्रिय किया तो मुहुआ स्पष्ट रूप से दानव बैनर के चारों ओर एक बहुत ही परिचित आभा को महसूस कर सकता था। 4 प्रतीकों का निर्माण। इसके अलावा ये पिछले राक्षस साधकों के राक्षस पैटर्न की तुलना में उच्च स्तरीय, अधिक पूर्ण 4 प्रतीक संरचना थी। अंततः यह मिल गया। मुहुआ को अपने दिल में खुशी महसूस हुई, उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी जैसे ही उसने मन ही मन सोचा, दानव बैनर को पकड़ने और उसका अध्ययन करने का कोई रास्ता खोजना होगा। दानव बैनर तो अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक इस प्रबंधक का प्रश्न है, मैं उसे पराजित नहीं कर पाऊंगा। मुहुआ ने मन ही मन सोचा। ये राक्षस साधक प्रबंधक फाउंडेशन स्थापना शिखर पर है, अनुभवी और अनुभवी है, खूनी तरीकों से युक्त है, काले दानव बैनर का उपयोग करता है और राक्षसीकरण करने की क्षमता रखता है। यद्यपि यह अग्नि बुद्ध की तरह भयानक नहीं लगता, फिर भी यह काफी परेशानी भरा लगता है, विशेष रूप से 10,000 राक्षसों की घाटी में, जहां इतने सारे राक्षस साधक हैं और अकेले होने के कारण आगे बढ़ना और भी कठिन है। चुरालो। मुहुआ का मन उत्तेजित हो गया। अगले कुछ समय में उसने इस राक्षस कल्टीवेटर मैनेजर की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखना जारी रखा और उसे चालाक और सतर्क पाया। काले रंग का दानव बैनर भी वह हर समय अपने साथ रखता है, जिसे भंडारण बैग के सबसे गहरे हिस्से में छिपा दिया जाता है, जिसका कभी आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सोते समय, साधना करते समय और ध्यान करते समय भी वह इस भंडारण बैग को अपनी छाती के पास रखते थे। स्पष्टतः ये दानव बैनर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी संभव है कि बैनर के साथ आदमी जीवित रहे और बैनर के बिना आदमी मर जाए। चोरी नहीं हो सकती। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा बूढ़ा राक्षस साधक वास्तव में आसानी से अवसर नहीं देगा। अगर मैं इसे चुरा नहीं सकता। मुहुआ की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं, मुझे उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद मुहुआ ने इस राक्षस साधक प्रबंधक पर लगातार नजर रखने के लिए आत्मा दृष्टि संरचना का उपयोग किया। ये राक्षस साधक प्रबंधक बहुत शक्तिशाली है। वह किस प्रकार की राक्षस तकनीक की साधना करता है, वह राक्षसीकरण के बाद कैसा दिखता है और उस पर किस प्रकार का 4 प्रतीकों वाला राक्षस पैटर्न उत्कीर्ण है, मुहुआ अनजान रहता है। और 10,000 राक्षसों की जेल में दानव बैनर पकड़े इस प्रबंधक को किसी भी गड़बड़ी में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह अपना तुरुप का पत्ता भी उजागर नहीं कर रहा है। लेकिन किसी भी शत्रु में दोष होंगे। मनुष्य ऐसे हैं, राक्षस जानवर ऐसे हैं, स्वाभाविक रूप से राक्षस साधक भी ऐसे ही हैं। मुहुआ ने धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा की। इस दिन देर रात तक मुहुआ ने अनुमान लगाया कि रात काफी हो चुकी है। 10,000 राक्षसों की घाटी निरंतर अंधकार में डूबी रहती है, अज्ञात घंटों में, लेकिन कुछ निश्चित मध्यरात्रि के समय ये राक्षस साधक शांत हो जाते हैं। आधी रात को ये मैनेजर अकेले ही दरवाजे से बाहर निकल गया, संदिग्ध व्यवहार करते हुए अनगिनत कोनों का चक्कर लगाता रहा। मुहुआ ने कुछ देर तक उसका पीछा किया, फिर उसका पता नहीं चला। चुपके से घूमकर वह क्या करने गया था। मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं, फिर फॉर्मेशन पिवट मार्ग से रेंगते हुए गुप्त कक्ष में वापस आया और दिव्य संवेदना के माध्यम से उसने स्पिरिट विजन फॉर्मेशन के साथ संवाद किया। अंततः एकांत कोने में प्रबंधक के खोए हुए निशान का पता लगा लिया। ये राक्षस कृषक प्रबंधक राक्षस जानवरों की जेल में प्रकट हुआ था। मुहुआ को आश्चर्य हुआ, फिर वह फॉर्मेशन पिवट मार्ग का अनुसरण करते हुए जेल के पास रेंगता हुआ गया। जेल खून से लथपथ थी, राक्षस जानवर बहुतायत में थे, लेकिन गश्त करने वाले राक्षस साधक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं ये शिफ्ट परिवर्तन था या आराम। मुहुआ ने कुछ देर तक खोजबीन की, अंततः उसे एक कोठरी के अंदर मैनेजर की आकृति दिखाई दी। यह एक अलग कोठरी थी, इसकी पत्थर की दीवारें मोटी थीं, जिसके अंदर एक राक्षस जानवर कैद था। मुहुआ ने उस पर नजर डाली, कुछ आश्चर्यचकित हुआ। ये राक्षस जानवर उसने वास्तव में पहले भी देखा था। ये वह काला भालू दानव था। 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश करने से पहले उसने जंजीरों को तोड़ दिया था। काला भालू दानव बंधनों से मुक्त हो गया और 2 राक्षस साधकों को मार डाला। अप्रत्याशित रूप से 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश करने के बाद उसका सामना फिर से हुआ। और अब काला भालू दानव और भी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ था, जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उसका स्वरूप स्तरित था, पूरी तरह से स्थिर था। जबकि राक्षस कल्टीवेटर मैनेजर इस काले भालू दानव से खून खींच रहा था।
उसने एक तेज चाकू निकाला, एक सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन उसे भालू की हथेली में घोंप दिया। खून सीधे सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन में बहने लगा। काले भालू दानव की आंखें भयंकर थीं, क्रूर इरादे उमड़ रहे थे। थोड़ा संघर्ष कर रहा था लेकिन मुक्त नहीं हो सका। मैनेजर की आंखें लालच से भरी थीं। उसने चीनी मिट्टी का बर्तन उठाया और एक ही घूंट में भालू का खून पी गया। फिर उसने अपने होंठ भी चाटे, जिससे उसके लंबे और बदसूरत नुकीले दांत दिखने लगे। पीने के बाद भी मैनेजर असंतुष्ट था और बुदबुदा रहा था। काले भालू का ताड़ का खून वास्तव में स्वादिष्ट है, दुर्भाग्य से ये दूसरे बड़े का निजी भंडार है। मोहुआ को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा एल्डर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस प्रबंधक ने केवल गुप्त रूप से पीने का साहस किया, अन्य राक्षस साधकों को पता न चलने दिया। इसके अलावा वह एक साथ बहुत अधिक चोरी करने और शराब पीने की हिम्मत नहीं करता था। यदि वह बहुत अधिक पी लेता तो काले भालू दानव को अत्यधिक रक्तस्राव होता और दूसरे बुजुर्ग के लौटने पर वह निश्चित रूप से उसे देख लेता और निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ता। राक्षस कल्टीवेटर मैनेजर ने खून का बर्तन पीना समाप्त कर दिया और काले भालू दानव को लालसा से देखा। वह एक और कटोरा पीना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अपनी भूख और प्यास पर काबू पाया, तेज चाकू और चीनी मिट्टी के बर्तन को एक तरफ रख दिया, चुपके से चारों ओर नजर दौड़ाई, सुनिश्चित किया कि किसी को पता न हो, और फिर जाने के लिए मुड़ गया। मोहुआ ने गुस्से में दबे हुए काले भालू पर एक नजर डाली, फिर अपना सिर उठाया, गुप्त भक्षक प्रबंधक को देखा, विचार करते हुए। जेल से बाहर निकले मैनेजर को अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया, आंखें ठंडी हो गईं, चारों ओर देखा, लेकिन चारों ओर खालीपन था, केवल संघर्षरत राक्षसों की धीमी गर्जना थी। मैनेजर अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। इन दिनों मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे देख रहा है? लेकिन ये तो 10,000 राक्षसों का कारागार है, यहाँ लोग कहाँ हो सकते हैं? यहाँ तक कि राक्षस कृषक भी फिट नहीं होते। सामान्य राक्षस साधक, राक्षस क्यूई से भरे हुए, वे संभवतः उसे कैसे धोखा दे सकते हैं? क्या ये किसी दुष्ट दानव प्रेत द्वारा लक्षित हो सकता है? मैनेजर ने उस भयानक और दुष्ट दानव शोधन आरेख के बारे में सोचा, अनजाने में कांप गया। असंभव। मैनेजर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, दानव प्रेत तो चित्र में ही कैद है, वह कैसे बच सकता है? मैनेजर ने अपनी नजरें घुमा ली और मुंह फेर लिया। हालांकि मोहुआ जेल में ही रहा, काले भालू दानव का आकलन करता रहा और धीरे धीरे अपने मन में एक योजना बनाता रहा। वह मार्ग से रेंगता हुआ राक्षस साधकों के भोजनालय तक पहुंच गया। राक्षस कृषकों के पास कैफेटेरिया भी है। इसकी खोज पहले मोहुआ ने की थी। कैफेटेरिया में स्टोव और गोली भट्टियां दोनों थीं। ये स्टोव राक्षस जानवरों का मांस पकाने के लिए थे। सामान्य छुट्टा साधक आध्यात्मिक मांस नहीं खरीद सकते थे, केवल राक्षस मांस खरीद सकते थे, लेकिन केवल शाकाहारी राक्षस जानवरों का मांस ही खरीद सकते थे। क्योंकि मांसाहारी राक्षस जानवर निश्चित रूप से लोगों को खाते हैं, लेकिन राक्षस साधक अलग होते हैं, वे चाहते हैं कि वे सीधे लोगों को खा सके, इसलिए वे कुछ भी कच्चा या पका हुआ किसी भी प्रकार का राक्षस जानवर खाते हैं। इसके अलावा गोली भट्टी का उपयोग कीमिया के लिए किया जाता है। हालांकि इस प्रकार की गोली भट्टी सरल है, जटिल बुरी दवाओं को गढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उपवास की गोलियों के समान गोलियां बनाने के लिए, जो राक्षस जानवरों के भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं।